हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेपर। देखिए, हम कर रहे हैं जेडीएल एग्जाम की तैयारी या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पूछा जाता है लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। ठीक है, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार। ठीक है, देखिए मैंने अपना बैरक ले लिया है, आप भी अपना बैरक लेके बैठ जाइए। एक बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस एक्ट को पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है। हम बिल्कुल भी जल्दी में नहीं है, हम हर एक सेक्शन को पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, आपको मेरा पैटर्न पता है, जो भी मैं बोलूंगी आपको कीवर्ड लिखना है। ठीक है, और फिर आगे इंडेक्स में जाकर अपनी रैपिड रिवीजन के लिए खुद ही अपना रैपिड रिवीजन आपको तैयार करना है और इंडेक्स में जाके लिख लेना है। आज हम करने वाले हैं सेक्शन 38 से, क्योंकि 37 तक हमने कल कर लिया था। देखिए, पावर टू टेक पोजेशन ऑफ एक्वायर लैंड, सेक्शन 38 किस बारे में बात कर रहा है? अर्जित की जाने वाली भूमि का कब्जा लेने की शक्ति। अब ये सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सबसेक्शन 1 कहता है द कलेक्टर can take possession of acquire land only after ensuring payment of compensation and rehabilitation benefit। तो ये सबसेक्शन ने ये तो क्लियर कर दिया कि कलेक्टर जो है अधिकृत भूमि का कब्जा तभी लेगा जब मुआवजा और जो पुनर्वास का लाभ का पुनर्वास जो लाभ है इन सब का भुगतान सुनिश्चित कर दिया गया हो। ठीक है, ये सबसेक्शन 1 इस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। उसके बाद देखिए और क्या बात की गई है? कंपनसेशन पेमेंट विद इन 3 months फ्रॉम अवार्ड। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 month। ठीक है, कंपनसेशन पेमेंट आपको क्या करनी होगी? जो मुआवजा है उसका भुगतान अवार्ड से 3 महीने के अंदर अंदर करना है, और मॉनेटरी रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के जो बेनिफिट हैं उनको आपको अवार्ड के 6 महीने के अंदर अंदर देना है। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो 3 महीने के कॉन्सेप्ट की बात की गई है। ठीक है, और एक 6 महीने के कॉन्सेप्ट की बात की गई है। फिर और क्या कहा गया है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है अंडर 2nd और 3rd शेड्यूल, ठीक है, उसको आपको विद इन 18 महीने फ्रॉम अवार्ड से देना है। ठीक है, द्वितीय एवं तृतीय अनुसूची की जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो अवार्ड से 18 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करनी है? प्रोवाइड करानी है। ये जो 18 मंथ की बात है ना, ये प्रोविजो में लिखी है। सब सेक्शन 1 का जो प्रोविजो है उसके अंदर ये पीरियड ऑफ 18 मंथ की बात लिखी गई है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, मुआवजे का जो भुगतान है, कंपनसेशन की पेमेंट 3 महीने के अंदर कर दो अवार्ड से, और जो मॉनेटरी आप रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है, रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के जो बेनिफिट दे रहे हैं उसका जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो आप 6 महीने के अंदर दे दो अवार्ड के। ठीक है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कराएंगे वो अवार्ड के 18 महीने के अंदर कर दो। ठीक है, स्पेशल रूल है इरिगेशन और हाइडल प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, ये दूसरा प्रोविजो है ना। उस देखो, अब सबसेक्शन 1 है, एक सेकेंड, हमने मार्क तो किया ही नहीं ना। जो सबसेक्शन 1 है उसमें आप 3 मंथ और 6 मंथ वाली बात लिख दो, उसके प्रोविजो में 18 मंथ वाली बात लिख दो, उसके दूसरे प्रोविजो जहां पर अब हम आ गए हैं वहां पर लिख दो इरिगेशन और हाइडल प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो, हाइडल प्रोजेक्ट और इरिगेशन वाली बात को। ठीक है, और प्रोविजो फर्स्ट में 2nd और 3rd शेड्यूल को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, ये कह रहा है सिंचाई और जल विद्युत अगर परियोजना है, ठीक है, सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं में भूमि डूबने वाले क्षेत्र में आने से कम से कम 6 महीने पहले पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना पूरा होना चाहिए। इस प्रोविजन ने ये क्लियर कर दिया, अगर आप रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट कर रहे हैं उसको कितने महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए? मस्ट बी कंप्लीटेड एटलीस्ट 6 मंथ बिफोर सबमर्जेंस ऑफ एक्वायर लैंड। जो अगर आपने लैंड को एक्वायर किया है, ठीक है, और वो लैंड एक्वायर आपने की है, किस लिए करी है आपने? ये सेक्शन बता रहा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर इरिगेशन, आपने लैंड को एक्वायर किया इरिगेशन के लिए या हाइडल प्रोजेक्ट के लिए, जल विद्युत परियोजना के लिए, ठीक है, और ये एक पब्लिक पर्पस के तहत आप कर रहे हैं। जो आप रिहैबिलिटेशन कर रहेंगे, अब आप जो रीसेटलमेंट करेंगे, शैल बी कंप्लीटेड 6 month प्रायर टू सबमर्जेंस ऑफ द लैंड एक्वायर। तो इस लैंड को एक्वायर करने से 6 महीने पहले आपको रीसेटलमेंट और क्या करना है?
रिहैबिलिटेशन करना है जब बात होगी इरिगेशन और हाइडल प्रोजेक्ट की। वहां पे कितने महीने की बात की गई है? प्रायर टू द सबमर्जेंस ऑफ लैंड एक्वायर, ठीक है, 6 मंथ। परंतु यह और की सिंचाई या जल परियोजना जो एक लोक प्रयोजन है, अगर उसके लिए भूमि अर्जन की जाती है तो उसकी उस दशा में क्या होगा? पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अर्जित भूमियों के निमज्जन के 6 मास पहले पूरी की जाएगी। ठीक है, अर्जित भूमि से मतलब कितना? 6 मास पहले ही आप इसको पूरा करेंगे। जैसे कि विलेजेस आर बीइंग शिफ्टेड बिकॉज ऑफ डैम प्रोजेक्ट। अब बांध परियोजना के कारण क्या है? गांव को हटाया जा रहा है, तो जो क्षेत्र डूबने से पहले पुनर्वास पूरा होना चाहिए, तो रिहैबिलिटेशन आपको 6 महीने पहले ही क्या है, जब, क्योंकि अब वो एरिया है, देखो हमने लैंड एक्वायर किया, डैम बना रहे हैं, अब डैम बनाएंगे तो वो तो एरिया अब पानी में डूब जाएगा, तो वो कह रहे हैं जब वो पानी में डूबेगा, ठीक है, उस जो आप प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उससे पहले आप 6 महीने पहले क्या कर दो? रिहैबिलिटेशन कर दो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सबसेक्शन 2 ये कहता है कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल है ये इंश्योर करने के लिए जो जितना भी रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट का प्रोसेस है ये कब कंप्लीट हो जाए? अफेक्टेड फैमिलीज जो जिनको डिस्प्लेस किया जा रहा है उनसे पहले ही हो जाए। प्रभावित परिवारों को जब आप हटाएंगे उससे ही पहले ये पूरा पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रक्रिया पूरी कराना ये कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो इससे पहले कि आप अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको डिस्प्लेस करेंगे, उनको वहां से हटाएंगे, इससे पहले आप इंश्योर कर दीजिए, ठीक है, क्या कर दीजिए? इसकी जिम्मेदारी लीजिए जो एंटायर रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट प्रोसेस इससे पहले हो जाएगा। तो देखिए पहला एमसीक्यू ये है, अवार्ड के बाद जो मुआवजा है वो कितने समय में दिया जाएगा? कंपनसेशन की बात हो रही है, तो कंपनसेशन हमने क्या पढ़ा था? 3 मंथ्स पढ़ा था। ठीक है, अब ये बात हुई है जो मॉनेटरी रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट है, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना की जो मौद्रिक सुविधाएं हैं वो कितने समय में दी जानी चाहिए? तो वो 6 महीने की बात हुई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है आप देंगे रीसेटलमेंट एरिया में वो कितने महीने के अंदर प्रोवाइड होनी चाहिए? 18 महीने की बात हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद है सेक्शन हमारा 39 एडिशनल कंपनसेशन फॉर मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट। अब ये सेक्शन 39 बात कर रहा है बहुस्थानिक विस्थापनों की दशा में अतिरिक्त प्रतिकर। देखिए ये सब सेक्शन, अब ये सेक्शन क्या कह रहा है? एज फार एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो, फैमिली दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्प्लेस्ड वंस बाय द गवर्नमेंट शुड नॉट बी डिस्प्लेस्ड अगेन। जिस परिवार को सरकार ने पहले ही एक बार विस्थापित कर दिया है तो दोबारा उसको विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। आप क्या वो बार बार उनको, आप एक बार पहले आपने उनकी जमीन ली, फिर उनको आपने कहीं और सेटल कर दिया, अब आप फिर कहीं उनको और सेटल कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, इफ सच फैमिली इज डिस्प्लेस अगेन, और अगर आपको दोबारा से उस फैमिली को डिस्प्लेस करना भी पड़ रहा है, इट मस्ट रिसीव एडिशनल कंपनसेशन इक्वल टू द कंपनसेशन पेबल अंडर दिस एक्ट। ठीक है, दोबारा अगर आप डिस्प्लेस कर रहे हो तो फिर एडिशनल कंपनसेशन मिलेगा। सरकार ये नहीं कह सकती आपकी जब लैंड को एक्वायर किया था उसके बाद हमने आपको कंपनसेशन दे दिया था, अगर हम अब दोबारा हटा रहे हैं तो अब किस बात का कंपनसेशन दे, ऐसा नहीं कहेगी, एडिशनल कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को आप इसमें अंडरलाइन कर लेना कि क्या है? एडिशनल कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, अंडर दिस एक्ट, किस बात के लिए? सेकंड या फिर सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, द्वितीय या उत्तरवर्ती विस्थापनों के लिए। ठीक है, क्या मिल रहा है आपको? ये एडिशनल कंपनसेशन मिल रहा है। समतुल्य अतिरिक्त प्रतिकर। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना। एग्जाम्पल, अगर फैमिली को डिस्प्लेस किया गया था पहले हाईवे प्रोजेक्ट के लिए, बाद में उनको फिर से डिस्प्लेस किया जा रहा है डैम प्रोजेक्ट के लिए, अब उस केस में उनको फिर दोबारा से एडिशनल कंपनसेशन मिलेगा। तो सेक्शन 39 किससे डील कर रहा है? याद रखना, एडिशनल कंपनसेशन जब आप मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, बार बार विस्थापन करा रहे हैं, तो जब अतिरिक्त मुआवजा मिल रहा है। ठीक है, इफ अ फैमिली इज डिस्प्लेस्ड फॉर द सेकेंड टाइम, उसको आप क्या रिसीव करेंगे? वो एडिशनल कंपनसेशन मिलेंगे, लेकिन वो किसके बराबर होना चाहिए? इक्वल टू द कंपनसेशन अंडर दिस एक्ट। ठीक है, इस एक्ट में, ठीक है, अधिनियम के अनुसार ही मुआवजे के बराबर अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 40 पे आ जाइए। स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल पावर इन केस ऑफ अर्जेंसी टू अक्वायर लैंड इन सर्टेन केसेस। अब क्या है? अर्जेंसी आ गई है,
लैंड को एक्वायर करना पड़ेगा। अब कुछ स्पेशल पावर है, ठीक है। ये सेक्शन 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। देखिए ये सब सेक्शन 1 कह रहा है, अगर एक अर्जेंट सिचुएशन है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, कलेक्टर को ये निर्देश देगी कि आप लैंड का पोजेशन ले लो, इवन बिफोर द फाइनल अवार्ड इज पास। फाइनल अवार्ड पास नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आप क्या करो, आप तो पोजेशन ले लो। However, the collector can do this only after 30 days from the publication of notice under section 21। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्या कहा इस सबसेक्शन ने, क्या कहा, यदि कोई अत्यंत जरूरी स्थिति है तो सरकार कलेक्टर को अंतिम अवार्ड आने से पहले भूमि का कब्जा लेने का निर्देश दे सकती है, लेकिन सेक्शन 21 की नोटिस प्रकाशित होने के कम से कम 30 दिन बाद ही कब्जा लिया जा सकता है। अवार्ड पास नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन सेक्शन 21 के अंदर जो नोटिस प्रकाशित होना था उसके कम से कम 30 दिन बाद ही आप कब्जा लेंगे। पोजेशन तो आप जो सेक्शन 21 के अंदर हम क्या कर रहे थे, नोटिस दे रहे थे, हमने पढ़ा था ना, सेक्शन 21 के तहत क्या कर रहे थे, कलेक्टर ने क्या किया था, पोजेशन ले रहा था तो उससे पहले नोटिस दे रहे थे वेबसाइट पर, ठीक है, कन्वीनियंट प्लेसेस पर क्या कर रहे थे, हम पब्लिक नोटिस को पब्लिश कर रहे थे, ठीक है। तो इस सेक्शन ने बेशक अर्जेंसी की सिचुएशन है, पोजेशन लेना है, लेकिन धारा 21 के तहत क्या कर दो, नोटिस तो पास कर दो, और फिर नोटिस पास कर दिया है तो 30 दिन तक कम से कम रुको, ठीक है। और उसके बाद ही अब आप क्या करेंगे, लैंड को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हमने 21 में नोटिस जो नोटिस देने की बात की थी सेक्शन 21 में, तो उसमें हमने कितना टाइम पढ़ रहे थे, हमने कितना पढ़ा था, कलेक्टर टाइम प्लेस मेंशन द पब्लिक नोटिस नॉट बीइंग लेस देन 30 डेज एंड नॉट मोर देन 6 डेज आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, ठीक है। और ये हमने किस बारे में बात की थी, पब्लिक नोटिस रेफर सबसे शैल द स्टेट ऑफ पब्लिक सोसाइटी एंड रिक्वायर्ड ऑल द पर्सन इंटरेस्टेड इन द लैंड टू अपीयर पर्सनली। ये हमने बात की थी किसके लिए, अपीयर करने के लिए, ठीक है। तो जब धारा 21 का नोटिस दे रहे हो तो 30 दिन तक फिर रुक जाओ। तो अर्जेंसी कितनी भी हो, तुरंत तो लैंड कभी एक्वायर नहीं होगी। फिर वंस अ पोजीशन इज टेकन द लैंड बिकम्स द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल प्रीवियस राइट्स और एनकम्ब्रेंसेस ऑन दैट लैंड एंड, ठीक है। कब्जा लेते ही अब किसकी भूमि हो गई, सरकार की। अब उस भूमि पर सभी अधिकार, सभी दावे समाप्त हो जाते हैं। क्या अंडरलाइन करोगे सेक्शन 40 में, अर्जेंसी का केस है, ठीक है, पोजेशन लेना है और 30 दिन, ठीक है कि, और इसमें 30 डेज वाले बात आप लिख लो, 30 डेज से पहले नहीं कर सकते हो। 21 का नोटिस, ठीक है, 21 के नोटिस की बात इसमें की गई है। अब आ जाइए इसके एग्जाम्पल, जैसे फ्लड डिस्ट्रॉयज अ मेजर ब्रिज and an emergency road is required immediately for public safety. The government may use urgency provision to acquire land quickly. अगर यदि बाढ़ में क्या हुआ, एक पुल टूट गया, अब हमें तुरंत क्या है, सड़क बनानी है, तो सरकार अर्जेंसी प्रोविजन का उपयोग कर सकती है, लैंड को एक्वायर कर सकती है। अब ये बताइए धारा 40(1) के अनुसार जो 21 सेक्शन 21 के नोटिस के कितने दिन बाद ही आप कब्जा ले सकते हैं। तो जैसे ही आपने एक सेक्शन 21 का नोटिस दे दिया कि हम पोजेशन लेंगे, इस लैंड को एक्वायर करने के लिए अब हमें पोजेशन चाहिए, ठीक है, तो कम से कम 30 दिन का समय दिया जाएगा। और पोजेशन लेने के बाद अब क्या होगा, भूमि किसकी हो गई है, गवर्नमेंट की हो गई है, ठीक है, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसकी हो गई है। अब इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है, अर्जेंसी पावर कैन नॉट बी यूज एवरीवेयर। आप अर्जेंसी की जो पावर है उसका उपयोग हर मामले में नहीं कर सकते हो, ये लिमिटेड है, आप इनको कुछ ही स्थितियों में उपयोग कर सकते हो। पहले डिफेंस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है सबसेक्शन 2 में, क्या, डिफेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, नेशनल सिक्योरिटी की बात हो तो। तीसरा क्या है, कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो, ठीक है, और कोई अदर इमरजेंसी हो, ठीक है। और इमरजेंसी, अगर कोई और इमरजेंसी इसके अलावा, तो उसको पार्लियामेंट द्वारा अप्रूव किया जाना चाहिए। यही एमसीक्यू आपका बन सकता है, अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इस बात को आप याद रखना। तो सबसेक्शन 2 में क्या बात की गई है, लिमिटेशन, अर्जेंसी के केस में लिमिटेशंस कब लगाई गई हैं, ठीक है। तो क्या कीवर्ड लिख लोगे, लिमिटेशन, और ये लिमिटेशन सारी मैंने आपको बता दी।
Also, if a building is to be taken, the occupier must normally be given at least 48 hours notice. ये इसके प्रोविजो में बात ली गई है. 48 आवर्स का नोटिस किसको दोगे आप? ओनर को दोगे. ठीक है. अगर कोई बिल्डिंग, अगर आप बिल्डिंग को एक्वायर कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि अगर बाढ़ आई थी, पुल टूट गया, अब सड़क बनानी है, लैंड एक्वायर कर रहे हो, उस लैंड पर कोई बिल्डिंग थी, ठीक है, नोटिस दे दिया, तो पोजेशन करने वाले 30 दिन के अंदर बाद आप पोजेशन ले सकते हो. लेकिन अगर बिल्डिंग को जब आप ले रहे हो उस केस में, तो ऑक्यूपायर को आपको 48 घंटे का एटलीस्ट क्या है नोटिस पहले देना होगा. ठीक है. 48 आवर्स वाली बात आप इसमें याद रखना. एटलीस्ट 48 आवर नोटिस ऑफ दिस इंटेंशन टू डू सो. ठीक है. इसका सबसेक्शन 3 देखिए. एग्जाम्पल, लैंड एक्वायर्ड इमीडिएटली फॉर मिलिट्री ऑपरेशन नियर अ बॉर्डर एरिया. एमसीक्यू देखिए. तो अर्जेंसी पावर जो है अंडर सेक्शन 42, इसको आप किस पर्पज से यूज कर सकते हैं? प्राइवेट होटल के लिए, शॉपिंग मॉल के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, या फिर सिनेमा हॉल के लिए. आंसर है सी, नेशनल सिक्योरिटी के मामले में आप कर सकते हैं. और एक बात बताइए, अगर आप भवन का कब्जा ले रहे हैं तो उसमें जो रहने वाला व्यक्ति है उसको कम से कम कितने समय पहले सूचना दोगे? 48 घंटे पहले. अब आ जाइए इसके सबसेक्शन 3 पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 40. देखो 40 का 3 क्या कह रहा है? बिफोर टेकिंग पोजेशन अंडर अर्जेंसी प्रोविजन, कलेक्टर मस्ट पे और ऑफर 80% ऑफ द एस्टिमेटेड कंपनसेशन टू द अफेक्टेड पर्सन. ठीक है. कितना परसेंट आप कंपनसेशन देने की बात कर रहे हैं? 80%. पेमेंट ऑफ 80% ऑफ द कंपनसेशन. तो अर्जेंसी, जब अगर अर्जेंसी है तो उसमें प्रोविजन में क्या है? कब्जा लेने से पहले कलेक्टर को अनुमानित मुआवजे का 80% प्रभावित व्यक्ति को देना या प्रस्तावित करना होगा. 80%. ठीक है. जैसे एस्टिमेट कंपनसेशन ये है कि आपको 10 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा, ये बात है. तो पोजेशन लेने से पहले आपको कम से कम उसको 8 लाख तो पे करने होंगे या फिर टेंडर करने होंगे. ठीक है. तो देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ कंपनसेशन मस्ट बी पेड बिफोर पोजेशन अंडर अर्जेंसी प्रोविजन. तो 80% आप पोजेशन लेने से पहले पे कर दो. बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बन सकता है. 80% आपको कंपनसेशन पे करना, इसको देना है बिफोर पोजेशन. ठीक है. बिफोर पोजेशन अर्जेंसी सिचुएशन में. ठीक है. इसको लिख लेना. उसके बाद हु टेंडर्स द कंपनसेशन. धारा 40(3) के तहत मुआवजा कौन देता है? कलेक्टर साहब. हमने पढ़ाई है, इसको अंडरलाइन कर लेना. फिर 40 का 4, अर्जेंट केसेस में स्टेट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये डायरेक्ट कर सकती है कि सम और या फिर ऑल प्रोविजन ऑफ चैप्टर 2 से लेके 6 तक विल नॉट अप्लाई. एमसीक्यू यहां से बन सकता है. तो चैप्टर 2 से लेकर कहां तक? 6 तक अप्लाई नहीं होंगे. ऐसा भी गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है. ठीक है. गवर्नमेंट ऐसा क्या कर सकती है? डायरेक्ट कर सकती है. और इन सच केसेस जो डिक्लेरेशन हम कर रहे हैं, अगर ऐसा गवर्नमेंट ने पास कर दिया है, डायरेक्शन दे दिया कि चैप्टर 2 और चैप्टर 2 से लेकर 6 तक अप्लाई नहीं होंगे. अब उस केस में क्या होगा? जो हम डिक्लेरेशन कर रहे थे अंडर सेक्शन 19, हमने पढ़ा था ना, सेक्शन 19 को हमने बहुत इंपॉर्टेंट कहा था कि उसमें हम क्या कर रहे थे? डिक्लेरेशन करना इंपॉर्टेंट है सेक्शन 19 के तहत. ठीक है. सेक्शन 19 के तहत हम डिक्लेरेशन कर रहे थे. पब्लिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन एंड समरी ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट. ठीक है. तो जो हमने क्या कहा था कि हमने फाइनल डिसीजन जो ले लिया है एक्वायर करने का, ठीक है, उसको हमने डिक्लेयर किया था पब्लिश करके. तो वो क्या है? कैन बी इशूड इमीडिएटली आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 11. जैसे सेक्शन 11 में हमने प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि हमारी इंटेंशन है कि हम इस लैंड को एक्वायर करना चाहते हैं. अब प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन को जैसे भी हमने नोटिफाई कर दिया सेक्शन 11 के तहत, उसके बाद तो बहुत प्रोसेस थे ना.
उसके बाद जैसे कि सर्वे हो रहा था 12 के तहत, प्रीलिमिनरी सर्वे हो रहा था लैंड का, ठीक है, प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन के बाद। उसके बाद हम डैमेजेस जो थे क्या कहते हैं उसकी पेमेंट कर रहे थे कि सर्वे के दौरान कुछ आपकी लैंड पे जो क्रॉप्स वगैरह थे या कुछ खराब हो गया तो उसकी पेमेंट वगैरह कर रहे थे। या फिर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट कब लैप्स कर रही थी, ऑब्जेक्शन वगैरह को सुन रहे थे, ठीक है। या फिर हम प्रिपेयर कर रहे थे आरआर स्कीम को एडमिनिस्ट्रेटर। उसने ये कहा गया अर्जेंसी की सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं है। अर्जेंसी की सिचुएशन में तो बस क्या करेंगे आप, जैसे आपने डिक्लेरेशन किया है, जैसे आपने सेक्शन 11 के अंदर प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन क्या किया है, प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दिया सेक्शन 11 के तहत, सीधा डायरेक्ट सेक्शन 19 में आके आप डिक्लेरेशन कर दो अब हम इस लैंड को एक्वायर कर रहे हैं। 19 में तो हमने क्या बताई, इंटेंशन बताई कि हम ये लैंड एक्वायर करने वाले हैं, और सेक्शन 19 में हमने डिक्लेयर कर दिया कि अभी लैंड एक्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ आप कर, मतलब ये दोनों प्रोसेस ही होंगे अर्जेंसी की सिचुएशन में। बीच का कोई प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ना ही ऑब्जेक्शन है, ना ही आपकी वो फसलें वगैरह खराब हो गई उसका डैमेज, कुछ नहीं, सीधा ये बात हो सकती है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। और डिक्लेरेशन इसमें सेक्शन 19 को भी आप अंडरलाइन कर लो, सेक्शन 11 को भी। जैसे कि इमरजेंसी डिफेंस प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग इमीडिएट लैंड एक्विजिशन, तो अर्जेंट केसेस में कौन से प्रोविजन जो है एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, सेक्शन 2 से लेके सेक्शन 6 तक। अर्जेंट केसेस में जो डिक्लेरेशन की जाती है उसको आप क्विकली करेंगे, ठीक है। तो कौन सी डिक्लेरेशन होती है, सेक्शन 19 वाली। अब आ जाइए सेक्शन 40 का क्लॉज 5 में, फॉर अर्जेंसी एक्विजिशन, ठीक है। ये बात कर रहा है अगर जब आप अर्जेंसी है, भूमि को अधिग्रहण करना पड़ेगा, additional compensation equal to 75% of the compensation determined under section 27 must be paid, ठीक है। हमने सेक्शन 27 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, ठीक है। हम सेक्शन 27 में पढ़ रहे थे डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, ठीक है, कि हम जब कंपनसेशन है उसका अमाउंट क्या होगा उसको डिटरमाइन कर रहे थे, तो हम उसमें एसेट थे उसको भी इंक्लूड कर रहे थे, जो एसेट थे उस लैंड पर उसको भी तो इंक्लूड कर रहे थे ना। कलेक्टर डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड टू बी एक्वायर्ड shall calculate total amount of compensation to be paid to the land owner by including all asset। तो जब हमने मार्केट वैल्यू लैंड की जो है मार्केट वैल्यू निकाल रहे थे लैंड की कंपनसेशन देने के लिए, तो हमने साथ के साथ उस लैंड पर जो एसेट थे हम उसको भी हम कैलकुलेट कर रहे थे कंपनसेशन देने के लिए। वही बात ये यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो सेक्शन 27 के सामने जाके लिख दो लिंक विद 40 का 5, ठीक है। जब पढ़ोगे ना तो मजा आएगा, ठीक है, जब रिवीजन करोगे। तो इसमें क्या कहा, अब जो आप एडिशनल कंपनसेशन दे रहे हैं, जो अर्जेंसी एक्विजिशन के बारे में सिचुएशन है, एडिशनल कंपनसेशन जो होगा वो इक्वल टू 75% होगा ऑफ द कंपनसेशन जिसको डिटरमाइन किया गया अंडर सेक्शन 27 मस्ट बी पेड, ठीक है। आपको ये पे करना ही है। हाउएवर ये एडिशनल कंपनसेशन की बात हो रही है अर्जेंसी केस में। अर्जेंसी केस में बोल रहे हैं आप एडिशनल कंपनसेशन दोगे, और ये एडिशनल कंपनसेशन कितना होगा कि जो आपने सेक्शन 27 में कंपनसेशन डिटरमाइन किया है उसका 75% होगा। However, this extra compensation is not payable if the project concerned, ये भी कह दिया कि ये जो एक्स्ट्रा है ना कंपनसेशन ये तब पे नहीं करेंगे जब सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात है, ठीक है, स्टेट की सिक्योरिटी की बात है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात है, स्टेट के रिलेशन विद फॉरेन स्टेट की बात है, तब हम आपको 75% ऑफ द कंपनसेशन जो कि 27 में हमने डिटरमाइन किया है उसको एडिशनल कंपनसेशन के तौर पे नहीं देंगे, ठीक है। तो अर्जेंसी के केसेस में एक्विजिशन में सामान्य मुआवजे के अतिरिक्त सेक्शन 27 के अनुसार निर्धारित कंपनसेशन का 75% अतिरिक्त मुआवजा देना होगा। लेकिन यदि परियोजना भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक हितों या विदेशी राज्यों से संबंधों से जुड़ी हो तो यह अतिरिक्त 75% मुआवजा नहीं दिया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, कंपनसेशन मिल रहा है आपको 20 लाख, ठीक है, लेकिन अब एडिशनल कंपनसेशन आपको कितना और मिलेगा, 15 लाख। क्यों? क्योंकि ये 75% इतना ही हुआ, 20 लाख का 75% आपको एडिशनल भी मिलेगा क्योंकि अर्जेंसी की सिचुएशन में लिया है, तुरंत आपसे हमने लैंड एक्वायर की है।
ठीक है। जब लैंड एक्वायर एजेंसी के केस में होती है तो मुआवजा आपको एडिशनल मिलता है उसका, जो हमने डिटरमाइन किया था सेक्शन 27 के अनुसार। तो अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 35 लाख। तो एडिशनल कंपनसेशन जो 40 के 5 में मिल रहा है वो कितना होता है, 75%। लेकिन जो अतिरिक्त मुआवजा कब नहीं देना होता है, जब हमारी बात होगी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की, सुरक्षा एवं रणनीतिक हित की बात होगी। ठीक है। अब उसके बाद हमारा है सेक्शन 41, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये सेक्शन समझ आ रहे हैं, ये एक्ट इजीली समझ आ रहा है, एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट हो रही है, तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो को, लेक्चर्स को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यस, वन मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आप मेरी टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हैं और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। एक बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हैं। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।